हिंदी युवक भर्ती कक्षा 12वीं पढ़ेंगे पाठ हम सुनो किशोरी, जिसमें लेखिका है बेटी की अंतरंग सहेली। बेटी सुगंधा को वो पत्र लिखती। और बच्चों, पत्र के माध्यम से आपको और आप जैसे सभी किशोर किशोरियों के शंकाओं प्रश्नों का समाधान कराकर सही गलत का बोध कराती हुई दिखती है आशा रानी भोरा लेखिका जी। अपने बेटा या बेटी के साथ माता पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो कहा गया है, लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। यानी बच्चा 5 साल का होने तक लाड़ प्यार भरा व्यवहार। बच्चा 10 साल तक ज़रूरत पड़ने पर उसे चपत लगाने में भी न हिचकिचाने वाला व्यवहार। लेकिन जब बच्चा 16 साल का होगा तो पुत्र और पुत्री के साथ मित्रवत ही व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, यह पाठ भी 16-17 साल की अवस्था में होने वाले युवाओं को, यानी एक तरह से आपको ही, आप जैसे किशोर किशोरियों को, टीन एजर्स को कुछ सुनाने, कुछ बताने के उद्देश्य से ही लिखा गया है। क्योंकि किशोरावस्था तो बड़ी नाजुक होती है, इसमें समझ थोड़ी कच्ची होती है और इस अधेड़ उम्र के मोड़ पर अनेक आकर्षणों के मोह जाल में गलत जगह पर आकर्षित होने की जाल में फंसने की संभावनाएं ही ज़्यादा होती है ना बच्चों। तो सुनो किशोरी, इस पाठ में एक माँ जो लेखिका है इस पाठ की, वो आपके ही उम्र की उन किशोरावस्था में होने वाली अपनी बेटी, उस बेटी का नाम है सुगंधा, उस सुगंधा को पत्र लिखकर सावधानी बरतने का संदेश दे रही है। और यह संदेश वह माँ एक सहेली की हैसियत से दे रही है, क्योंकि माँ जानती है पुत्रम मित्रवदाचरेत, इस मोड़ पर बच्चे के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार ही करना उचित होता है। और इसलिए यहाँ माँ की बेटी सुगंधा आपके पीढ़ी का, जनरेशन का, सारी किशोर किशोरियों का ही प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन कर रही है। इस पाठ का शीर्षक बच्चों भले ही सुनो किशोरी हो, लेकिन किशोर यानी लड़कों के लिए भी यह पाठ उतना ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, इस पृष्ठ पर जो लेखक परिचय दिया है वो आप पढ़िए, लेकिन स्क्रीन पर जो पृष्ठ मैंने लगाया हुआ है प्रमुख कृतियाँ, वहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क का एक मार्किंग किया है, क्योंकि आशा रानी वोहरा के रचनाओं का परिचय दीजिए, इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम पहले उनकी कृतियों का परिचय देखेंगे कि कौन सी कृतियाँ हैं उनकी। तो भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्र सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक पत्रकार आदि। तो आपको ये याद रखनी है। उसके नीचे जो विधा परिचय है, तो इस पाठ की जो विधा है तो वो है पत्र। तो वहाँ पर भी मैंने विधा परिचय के जगह पर भी क्वेश्चन मार्क, क्यों से क्वेश्चन मार्क किया, क्योंकि उस बाबत भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विधा परिचय है कि अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। आगे है पाठ परिचय। तो ये पाठ परिचय एक तरह से पाठ का सारांश ही होता है, समझिए। और इसका उपयोग, इस विभाग का आप उपयोग जो है वो पाठ पर आधारित जो लघुत्तरी प्रश्न है, उन लघुत्तरी प्रश्नों की यदि प्रस्तावना या निष्कर्ष लिखने के लिए भी आप कर सकते हो। तो आइए हम पहले पाठ परिचय देखते हैं। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ
अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिता के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित, करणीय अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को काल बाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है, अपमान कर रही है। इसलिए आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों को जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। बच्चों, आपको लघुत्तरी प्रश्न जिस प्रकार से पूछा गया है तो उसके अनुसार आप पाठ परिचय के 2-4 पंक्तियों का उपयोग या तो प्रस्तावना और निष्कर्ष के लिए कर सकते हो। तो चलिए हम पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। पृष्ठभूमि ऐसी है कि बेटी सुगंधा ने माँ को पत्र लिखा था। सुगंधा पढ़ाई के कारण घर से दूर कॉलेज हॉस्टल में रह रही है। तो सुगंधा ने लिखे हुए पत्र का माँ की तरफ से अभी अभी जवाब आया है। तो माँ अपनी बेटी को पत्र में क्या लिख रही हैं? पढ़ते हैं, हम प्रकट वाचन करते हैं उसका। माँ लिख रही है, सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने 2 तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। यानी बच्चों, माँ अपनी बेटी सुगंधा के इस पत्र को पाकर यहाँ पर खुश हो रही है, जिसमें वो क्या कर रही है कि उस पत्र में जिस बात का जिक्र सुगंधा ने पहले के पत्र में किया था उसे वो पसंद कर रही है माँ, और कह भी रही है कि इस पत्र में जो मैं सुझाव दे रही हूँ हो सकता है कि उससे तुम्हें असहमति हो सकती है और बेशक होनी भी चाहिए, लेकिन खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है और तुमने वो की है। आगे लेखिका लिख रही है कि जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा? मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है, आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों का यानी पंख, तो पंखों का चौड़े फैलाकर। मतलब यह कि लेखिका जानती है कि उसकी बेटी आकाश में उड़ने की चाहत रखती है। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती। यहाँ पर माँ क्या बताना चाहती है कि वो अपनी बेटी के भविष्य में रुकावट नहीं बनना चाहती, केवल उसकी डोर वो मजबूत करना चाहती है कि वे अपनी किसी ऊंची उड़ान में लड़खड़ा ना जाए, गिर ना जाए नीचे। इसका मतलब क्या है? तो संस्कृति इसका मतलब है कि वो बताना चाहती है लेखिका कि संस्कृति और संस्कार के माध्यम से माँ उन्हें मजबूत शिष्टाचार और संस्कृति परंपरा की बातें वो सिखाना चाहती है, बतलाना चाहती है, क्योंकि इन्हीं शिष्टाचार और संस्कृति द्वारा ही उसकी मजबूती से ही वो क्या होगी, जुड़ी रहेगी, ऐसे माँ का विश्वास है। और इसी कारण जुड़ी रहने, अपने शिष्टाचार और संस्कृति से जुड़ी रहने के कारण ही अपनी बच्ची को उचित क्या है, अनुचित क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, ये सब निर्णय लेने की क्षमता आ सकती है, ऐसे माँ को लग रहा है। केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाएं। इसलिए कहना चाहती हूँ कि बेटी
उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित यानी जिसकी इच्छा अनचाहे जिसको कहा जा सकता है, तो अवांछित स्थल पर गिरकर डैने यानी पंख क्षत विक्षत यानी बुरी तरह से घायल न हो जाए। ऐसा नहीं होगा, लेखिका का विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित ही है। बच्चों, यहाँ ये जो बेटी है सुगंधा, वो बहुत समझदार है, सावधानी बरतती है। फिर भी माँ फिर से उसको सावधानी बरतने के लिए पुनः पुनः क्यों कह रही है? क्योंकि माँ जानती है कि उसकी बेटी का एक नाजुक मोड़ चल रहा है, जब मामूली सी लापरवाही जीवन भर के लिए अभिशाप बन सकती है। इसलिए पत्र में माँ आगे लिख रही है कि यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए, उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है। बच्चों देखिए, यहाँ पर माँ किस प्रकार शालीनता से एक सहेली की हैसियत से वो अपनी बच्ची को स्पष्ट रूप से समझा बुझा रही है। अब यहाँ कौन सी धरती की बात माँ कर रही है, कौन से ज़मीन की बात माँ कर रही है जो उसका आधार है? तो वो आधार है कि उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को यानी अनुपयोगी या कमज़ोर रूढ़ियों को तोड़ना है, लेकिन अच्छी परंपराओं को नहीं। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो न तुम? नहीं? तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार, माँ यहाँ कह रही है कि यदि परंपरा और रूढ़ी के अंतर को समझना है तो उसे समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से यानी लाइब्रेरी से खोजकर लाना और उसे ज़रूर पढ़ना। इस प्रकार यहाँ माँ ने परंपरा और रूढ़ी से परिचित होने का रास्ता अपने बेटी को बताया है। आगे लेखिका लिख रही है कि यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो, क्योंकि बिना समझे बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि ही उठानी पड़ सकती है। यानी माँ बेटी को कह रही है कि अंधा अनुकरण मत करो, समय तो परिवर्तनशील होता है, तो समय के साथ तो बदलाव करना तो अपेक्षित है। तो हमें पुरानी रूढ़ी त्याग कर नए रूढ़ी को भी कभी कभी अपनाना पड़ता है। बच्चों, एक कहावत है ना, बी रोमन व्हेन यू आर इन रोम। तो इस तरह यहाँ माँ भी कहना चाहती है कि बिना सोचे समझे हमें अच्छे बातों का तो स्वागत करना है, लेकिन बिना सोचे समझे नए मूल्यों का अंधानुकरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम उसकी सही उपयोगिता औचित्य को नहीं समझते हैं, तब तक अपनाने पर क्या हो सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये माँ को अच्छी तरह से पता है। आगे माँ कह रही है कि पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। मतलब वेस्टर्न कल्चर का जो कि त्यों बिना सोचे समझे हर बार स्वीकार करने की आवश्यकता हमें नहीं है। हमें उसे परखना चाहिए, हमें उसे जोखना चाहिए। आगे माँ लिख रही है कि हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे के तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना।
बच्चों, आगे के 2 परिच्छेद जो है वहाँ पर मैंने रूढ़ि और परंपरा का क्या है, परंपरा और रूढ़ि और दोनों में क्या अंतर है, इस तरह वहाँ पर मैंने मार्किंग किया है। तो आपको लघुत्तरी में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लेखिका रूढ़ि और परंपरा का मतलब बता रही है कि वो बता रही है कि समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ि कहलाती है। और परंपरा क्या है? तो समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा को परंपरा कहते हैं। तो जो रूढ़ि की तरह स्थिर नहीं हो सकती, यानी परंपरा रूढ़ि की तरह स्थिर, जिसे हम रिजिड कहते हैं ना, वैसे नहीं हो सकती है। तो परंपरा का जो स्वभाव होता है वो लचीला होता है। हाँ, परंपरा का स्वभाव जो होता है वो, जिसे हम फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, लचीली होती है परंपरा। अब आगे माँ परंपरा और रूढ़ि में क्या अंतर है वो बता रही है कि यही अंतर है दोनों में कि रूढ़ि स्थिर है, जिसे हम रिजिड कह सकते हैं, लेकिन परंपरा निरंतर गतिशील, फ्लेक्सिबल, लचीली है। एक निरंतर मानो बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ि को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरकस जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरहरा कर यानी तेजी से गिरेंगे ही। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं हैं, ज्यों के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते, यानी अपनाए नहीं जा सकते। और यदि उगाएंगे तो वे पौधे यानी उसका परिणाम फलीभूत नहीं होंगे, यानी फायदेमंद साबित नहीं होंगे। और होंगे तो जल्दी तो क्या होंगे, यदि होंगे फलीभूत तो वो जल्दी झड़ जाएंगे यानी नष्ट हो जाएंगे, उसका अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा कभी भी, और वे फल हमारे किसी भी काम के नहीं होंगे, हमारे लिए नुकसानकारक ही साबित हो सकते हैं। ऐसा लेखिका यहाँ पर कह रही है। आगे लेखिका अब लिख रही है कि मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी ही हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना। इसलिए पढ़ना कि यह बुनियादी यानी मौलिक जानकारी हर भारतीय लड़की के और लड़के के लिए भी ज़रूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। इस प्रकार देखिए यहाँ पर माँ अपनी बेटी को सही तरीके से भारतीय संस्कृति या परंपरा को समझने की, परखने की बात कर रही है। बच्चों, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत महान है, अनेकता में एकता का संदेश देने वाली है, लेकिन बहुत बार हम वेस्टर्न जो पाश्चात्य संस्कृति की बहकावे में आकर अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें चिंतन करने की, आप जैसे युवाओं को चिंतन करने की बहुत ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में मुझे एक स्वामी विवेकानंद जी का प्रसंग जो है वो मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगी खास करके। हुआ यह था कि अमेरिका में एक सूट बूट पहना हुआ ब्रिटिश जेंटलमैन स्वामी विवेकानंद को मिलने आया था और स्वामी जी के कपड़े उसे अटपटे लगे। उसने सोचा, अरे ये तो भाषण तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन ये पहन के क्या रखता है, ऐसा क्या पहनता है इस तरह। तो ब्रिटिश ने स्वामी जी को बिना मांगे ही सलाह दी। कहने लगा कि स्वामी जी, आप तो बहुत होनहार और युवा हो और नाक नक्शा भी आपका अच्छा है, लेकिन आपने पहने हुए ये भगवे वस्त्र बहुत ही अजीब लग रहे हैं। देखो, मेरी तरह सूट बूट टाई पहनोगे ना तो एकदम जेंटलमैन और हैंडसम लगोगे आप। अरे ये त्याग दो भगवे वस्त्र।
ये सुन स्वामी जी ने उसे संक्षेप में ही लेकिन बड़ा करारा जवाब दिया। क्या कहा उस जेंटलमैन को स्वामी जी ने? तो स्वामी जी ने कहा कि आपके संस्कृति में टेलर यानी दर्जी जेंटलमैन बनाने का काम करता है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में चरित्र यानी कैरेक्टर आदमी को जेंटलमैन बनाता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति को भी हमें सभ्यता को परंपराओं को अच्छी तरह से समझने की बहुत ज़रूरत है और पाश्चात्य संस्कृति को भी की बातों को भी समझना है, लेकिन वो कितनी हमारे लिए सही है गलत है उसका भी हमें क्या करना है, वो सत विवेक बुद्धि से काम चलाना है। बच्चों, यहाँ सुगंधा ये बेटी जो है उसने अपनी माँ को पहले पत्र लिखा। अब ये पत्र लिखने का कारण क्या है ये समझना अभी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो सुगंधा कॉलेज में जिस कॉलेज में पढ़ रही है वहाँ पर उसकी एक सहेली है, उस सहेली का नाम है रचना, और ये सहेली कॉलेज में प्रथम वर्ष में पढ़ रही है। और इस रचना का मामला यह है कि मुझे नींद न आए, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि उसकी मित्रता क्या होती है, उस रचना की मित्रता एक लड़के से हो जाती है और बाद में उसी लड़के से वो इतनी प्रभावित होती है, प्रेम करने लगती है कि यहाँ वो शादी करने के बारे में भी यानी पढ़ाई का से ध्यान हट जाता है, उसका हटने लगता है और शादी के बारे में सोचने लगती है। और ये जानकर सुगंधा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, अपने सहेली को वो साथ नहीं देती है, बहुत असमंजस में पड़ जाती है सुगंधा। और उस असमंजस की स्थिति में ये सारी बातें वो अपनी माँ को क्या करती है, पत्र के द्वारा लिखती है कि ऐसा ऐसे हुआ है माँ, और माँ से क्या कर रही है, सुझाव मांग रही है, जिसके बदले हमने देखा कि अभी तक ये माँ जो कुछ बता रही है, जो बोल रही है, संस्कृति सभ्यता की रूढ़ियों की बात कर रही है, वो इसी कारण वो कर रही है। और बच्चों, सिर्फ वो यहाँ पर अपनी बेटी सुगंधा को ही संबोधित करती हुई नहीं दिख रही हैं माँ, तो ना सिर्फ सुगंधा और ना केवल उसकी सहेली रचना को, तो सुगंधा रचना के साथ आज के आप सभी को, आप जैसे समस्त किशोर किशोरियों को वो संबोधित करते हुए इस सामान्य पत्र के माध्यम से क्या कर रही हैं, उचित मार्गदर्शन करने का प्रयास यहाँ पर करते लेखिका हमें नज़र आ रही है। तो पत्र में लेखिका आगे लिख रही है अपनी बेटी को कि यहाँ तुम्हारी सहेली, सहेली का नाम है रचना, तो सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को शायद नहीं समझ पा रही। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है यह, तो एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। यानी यहाँ पर लेखिका क्या बताना चाहती है कि रचना तो तुम्हारी पीढ़ी का एक क्या है, प्रतिनिधित्व, एक रिप्रेजेंटेशन कर रही है, वो प्रतिनिधि है, नई पीढ़ी की वो प्रतिनिधित्व कर रही है, और वो परंपरा और रूढ़िकार सही मायने में समझ पाने में असमर्थ है और इसलिए समस्या उसमें हो रही है। अभी ये समस्या कौन सी है कि परंपरा से अवगत न होना, वो बिना सोचे समझे पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करना। अतः अच्छे संस्कारों की यहाँ पर क्या है, उसकी जड़ें जो है वो शायद कमज़ोर है, ऐसे लेखिका यहाँ पर बताना चाह रही है। आगे देखते हैं हम अब क्या बोल रही है लेखिका, क्या बता रही है। तो नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है, यानी अंधानुकरण करती है। कहें उधार लिए मूल्यों से ही काम चलाना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम यानी क्षमता अभी उसमें नहीं आया है। यानी पाश्चात्य संस्कृति के, इसका मतलब क्या है, तो पाश्चात्य संस्कृति के आकर्षण में या उसके अंधानुकरण, केवल बिना सोचे समझे अंधानुकरण करने के कारण रचना रास्ता भटक गई है, ऐसे लेखिका कहना चाहती है। तो आगे लेखिका कहती है कि सुनो,
नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा।